तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने बताया था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है हमारी, उन्हें करने के कितने तरीके हैं 11th क्लास में? 3। एक डायरेक्ट मेथड है, एक ग्राफिकल और एक कैलकुलस। डायरेक्ट मेथड से इक्वेशंस हमने सोल्व कर ली, डेरिवेशंस कर लिए, नेक्स्ट ग्राफ्स हमने पढ़ लिए और अब ग्राफिकल तरीके से इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ तो हमारे बहुत सारे हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। पॉइंट ये है कि अब मैं अगर इक्वेशंस को सोल्व करूं, उनका डेरिवेशन करूं, तो मैं किस तरह के ग्राफ से करूं? क्या किसी भी तरह के ग्राफ से मैं इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कर सकता हूं, इन इक्वेशंस को ड्राइव कर सकता हूं? इक्वेशंस कौन कौन सी हैं हमारी? इक्वेशंस कौन कौन सी हैं? एक है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एक है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब ध्यान से अगर देखोगे ना तो कभी नहीं भूल पाओगे, इतना मतलब सिंपल ही है सब। तो ये तीन इक्वेशन है। अब इन तीन इक्वेशंस में कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं, कौन कौन से कांस्टेंट यूज हुए हैं? एक तो v है जो फाइनल वेलोसिटी है, u है इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, e टाइम और s डिस्प्लेसमेंट। यही 5 वर्ड्स यूज हो रहे हैं कि नहीं, या और भी है? इसमें देखोगे आप वही 5 हैं बस। तो क्या है? v, u, a, t और s। तो जिस तरह के ग्राफ से मुझे ये सारी चीजें मिल जाए कम से कम किसी भी तरीके से, चाहे उस ग्राफ के स्लोप से मिलो, चाहे उस ग्राफ के एरिया से मिलो, या उस ग्राफ के एक्स कोऑर्डिनेट से मिलो या वाई कोऑर्डिनेट से मिलो, चार ही तो चीजें थी। एक्स कोऑर्डिनेट पे कुछ था, वाई पे कुछ था, उस ग्राफ का स्लोप था और उस ग्राफ का एरिया था। इन सभी चीजों से, किसी भी ग्राफ से अगर मुझे पांचों चीजें मिल रही हैं, तो मैं उस ग्राफ को चयन करूंगा कि हाँ, मैं इस ग्राफ से ये इक्वेशंस को डराइव कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो ये देखना है ग्राफ कौन सा चूज करना। तो अब देखो कौन कौन सी चीजें हमारे पास, v है, u, a, s और t। अब तीनों तरह के ग्राफ देखते हैं। एक ग्राफ हमारा है पोजीशन टाइम ग्राफ, एक हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक हमारा है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा बताओ, अब पोजीशन टाइम ग्राफ से मुझे क्या मिल गया? s मिल गया, क्योंकि इधर पोजीशन है तो डिस्टेंस मिल जाएगी। टाइम भी मिल गया। इसके स्लोप से क्या मिलता है? x अपॉन टी, स्लोप मतलब दिस बाई दिस। डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या मिल गई? स्पीड या वेलोसिटी मिल गई, मान लो दोनों ही तरह की मिल गई। अब एरिया से तो कुछ मिलता नहीं, तो क्या इस ग्राफ से मुझे एक्सीलरेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो इस ग्राफ का चयन मैं नहीं कर सकता। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो दोनों तरह की वेलोसिटी इधर मिलेंगी मुझे, वी बी और यू बी। इसका मैं स्लोप लेता हूं तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम से एक्सेलरेशन। फिर इसका एरिया लूंगा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम से डिस्टेंस, और टाइम ये है इधर। पांचों चीजें मिलेगी। इसका मतलब ये पांचों चीजें किस ग्राफ से मिल सकती हैं? वेलोसिटी टाइम से। तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का चयन कर सकता हूं। जबकि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को अगर मैं देखता हूं तो एक्सीलरेशन मुझे मिलेगा, टाइम मिलेगा, लेकिन इसका मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो वेलोसिटी भी मिल जाएगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वो मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं इस ग्राफ का चयन भी नहीं कर सकता। तो इन दो ग्राफ से मुझे चार चीजें मिल सकती हैं, लेकिन पांचवी चीज नहीं मिलेगी, है ना। इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, इसमें से कोई एक चीज नहीं मिलेगी, लेकिन इससे मुझे क्या मिल रहा है? वेलोसिटी टाइम से पांचों की पांचों चीजें मिल रही हैं। तो मैं अपनी इक्वेशंस को डराइव करने के लिए किस तरह के ग्राफ का चयन करूं? वेलोसिटी टाइम का चयन करूं, ठीक है, क्योंकि उस ग्राफ से मुझे सारी चीजें मिल रही हैं जो कि मुझे अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशंस के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी भी चीज का ऐसे मेमोराइज करना, रट्टा नहीं मारना, समझना है। ठीक है, तो मुझे ये ग्राफ चूज करना है। तो अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, और मुझे जो चूज करना है वो क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इधर की तरफ क्या होगा? वेलोसिटी जो मीटर पर सेकंड में होगी, और इधर की तरफ होगा टाइम जो कि सेकंड में होगा। ठीक है, अब जीरो टाइम पर तुम्हें पता है कि ये ओरिजिन है। अब जीरो टाइम पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा। अब भाई जो भी उसका वेलोसिटी है, हाँ भाई, जो भी उसका वेलोसिटी है इनिशियल जीरो टाइम पर, उस वेलोसिटी को मैं क्या कहूं? यू, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है,
u होगा ना भाई। जीरो टाइम पर मैं इधर क्या देख रहा हूँ, वेलोसिटी चेक कर रहा हूँ टाइम के हिसाब से, और मैं कहाँ हूँ, यहाँ, है ना। हम क्या है, ऑब्जर्वर, और हमारे पास है एक स्टॉप वॉच, और मुझे चेक करना है वेलोसिटी टाइम के हिसाब से। ठीक, अब कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, मैंने देखा, ठीक है, अब देख रहा हूँ, मैंने टाइम स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे उसका कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगा, तो मुझे तो वेलोसिटी देखना, तो जो भी वेलोसिटी होगा, मान लो इतना वेलोसिटी था, तो वही इसका क्या होगा, u। अब टाइम बीतता गया, अब वो एक्सलेशन कर रहा है, सपोज यूनिफॉर्म एक्सलेशन में है, तो क्या होगा, वेलोसिटी भी इसकी लगातार बढ़ती जाएगी टाइम के हिसाब से। अब इतने टाइम के बाद, अब ये टाइम कुछ भी मान लो आप, हमने मान लिया कि ये टाइम कितना है हमारा, ये टाइम t है। अब इस t टाइम के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया, वो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो गया, v। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर जब उसका u वेलोसिटी था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको क्या मैं मानू, u। और जब v हो गया, तो v कौन सी है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगी हमारी v, है ना। तो इस तरह ये v है, ये u है, इस तरह का हमारा ग्राफ आ गया। मैं इसमें नेमिंग कर लेता हूँ a b c d, और मुझे करना है कि फर्स्ट इक्वेशन चाहिए, मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जो हमारा ग्राफ है, इससे क्या चाहिए हमें, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में तो एक्सीलरेशन आता है, अच्छा एक्सीलरेशन आता है, तो इस ग्राफ का मुझे क्या चीज एक्सीलरेशन देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या एक्सीलरेशन देता है, स्लोप की एरिया, स्लोप वेलोसिटी अपॉन टाइम हमने पहले किया था, पहले के लेक्चर्स में, ठीक है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम स्लोप अगर मैं इसका निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन, और एरिया निकालूं तो ग्राफ का क्या मिलेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बस इतना ही बहुत है, पॉइंट यही है ना, इतना ही समझो। तो इसका स्लोप लेना, और ये लाइन हमारी क्या है, ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका हाइट अपॉन इसका बेस, या फिर इसका स्लोप होगा ये टेन थीटा, कह दो कि इतने एंगल पर है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एज एज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, gives us एक्सेलरेशन, स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो जो स्लोप ऑफ ग्राफ है, स्लोप ऑफ ग्राफ वो क्या है बताओ, स्लोप क्या है ग्राफ का, दिस साइड हाइट अपॉन बेस, है ना। या मैं स्लोप को टेन थीटा भी लिख दूं तो भी वही है कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हाइट क्या है इसका भाई, सी डी, डिवाइड बाई बेस क्या है, बी डी, ये बेस है, ठीक है। अब स्लोप ऑफ ग्राफ क्या दे रही है भाई हमें, एक्सेलरेशन, तो मैं इस स्लोप ऑफ ग्राफ की जगह क्या लिख दूं, ए, ठीक है। अब सी डी हमारा कितना बताओ जरा, सी से डी तक की वैल्यू क्या है, v माइनस यू, तो ये वैल्यू हमारी है v माइनस यू, तो मैं इसकी जगह लिख दूं v माइनस यू, तो ये है v माइनस यू डिवाइड बाई बी डी क्या है, b से d तक, तो 0 से t तक का टाइम है, t में से 0 घटाया क्या आया t, तो ये हो गया t। अब आगे का प्रोसीजर तो सिंपल है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v माइनस यू का 1 में होगा तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80, और v इज इक्वल टू ये इधर आके प्लस हो जाएगा u प्लस 80, तो ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। बस इसका स्लोप निकालो आप, आंसर आ जाएगा, ठीक। के बाद फिर सेकंड इक्वेशन के लिए अब फिर वही करेंगे, सेम है कि इधर क्या लेंगे हम, वेलोसिटी, इधर मैं मान लेता हूं वेलोसिटी जो किसमें होगी, मीटर पर सेकंड में, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैं मान लेता हूं क्या होगा, टाइम, ठीक है। ये टाइम है जो किसमें होगा, सेकंड में होगा, ठीक। अब जैसे ही अब ओरिजिन पे मैं हूं, मैं टाइम स्टार्ट करता हूं और वेलोसिटी चेक कर रहा हूं टाइम के हिसाब से, केवल वेलोसिटी, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, मुझे क्या देखना है, बस वेलोसिटी। तो मैंने चेक किया कि जीरो टाइम पे जैसे मैंने स्टार्ट किया टाइम, तो कोई ऑब्जेक्ट था जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था, उसका वेलोसिटी कुछ था, ये वेलोसिटी था, ये पॉइंट होगा, क्योंकि जीरो पॉइंट पे यही पॉइंट आ रहा है, तो ये जो भी पॉइंट है ये क्या होगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, टाइम बढ़ता गया उसका वेलोसिटी भी इंक्रीज होता गया, है ना। तो इस टाइम के बाद, यानी कि कुछ भी टाइम होगा ये टी टाइम के बाद, उसका जो वेलोसिटी है वो हमने देखा, तो वो कितना हो चुका था, v, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो है ये क्या हो गया हमारा u, और यहां से यहां तक कंप्लीट ये क्या हो गया
v, और ये यहां से यहां तक का बस इतना, ये हमारा हो गया v माइनस, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, फिर वही है ए बी सी डी और ई। बात ये है कि सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन में क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और दोनों इक्वेशन हमने पहले ही बताया था डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट पे मेन फोकस रखेंगे। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमारा है, इसमें एरिया या स्लोप में से क्या चीज हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देती है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या देगा, इसका एरिया। ये हमारा ग्राफ है, और इस ग्राफ के नीचे का अगर मैं सारा एरिया काउंट कर लूं तो वो मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या है, यानी कि ये लाइन हमारा ग्राफ है, तो इसके नीचे का एरिया क्या है, ये है। ये जो पूरा ये जो एरिया है, ये सारा का सारा एरिया क्या है, इसके ग्राफ के नीचे का एरिया है ना, एरिया अंडर द ग्राफ। अच्छा, ये एरिया है। तो मुझे बताओ ये किस तरह की जो है ना फिगर लग रही है हमें, किस तरह की फिगर है ये। तो ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है जिसके दो साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, और एक क्या हो, हाइट हो, परपेंडिकुलर लाइन हो। तो इसको क्या बोलते हैं, इस तरह की क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, इस तरह क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स ब्रैकेट बंद इनटू हाइट, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप देखोगे बैक, आपने जो मैथमेटिक्स किया है 10th क्लास में, 9th में, तो वहां कहीं ना कहीं ज्योमेट्री के अंदर होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह की फिगर जो हमारी है, जो दो पैरेलल लाइंस होंगी और एक परपेंडिकुलर लाइन होगी जो दोनों पैरेलल लाइंस को ज्वाइन कर रही होगी, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, इसका एरिया मिलेगा। क्लियर है, यानी कि क्या होगा, ये ट्रेपीजियम होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इस लाइन के, इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, वो एरिया किस तरह की फिगर दिखा रहा है, हमें एक ट्रेपीजियम की फिगर दिखा रहा है, ठीक है। और इसका एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यही से स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे द एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। इस ग्राफ के नीचे का एरिया मुझे क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बस इतना ही करना है कि एरिया लिख दूं मैं यहाँ पे, तो एरिया अंडर बीटी ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर बीटी ग्राफ, इसको किसके किसके बराबर लिखूं, हाँ, या फिर ऐसा लिख दूं कि पहले लिख लूं कि किसके बराबर है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या ट्रेपीजियम ही लिख दूं, है ना। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम होगा, ए बी सी ई ए, ए बी सी ई ए, इस तरह का जो ये ट्रेपीजियम है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होगा, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है। अब एरिया अंडर वीटी ग्राफ को मैं क्या लिखूं कि क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, एस दैट इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है, और ये पूरी साइड किसके बराबर है, वी के, और ये साइड किसके बराबर है, यू के। इनका सम करना है, दैट मीन्स मैं यहाँ करूं वी प्लस यू इंटू हाइट क्या है, अगर ये पैरेलल साइड्स हैं तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट होगी, तो ये हाइट है, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक किसके बराबर है, जो हमारा ये है ए ई जो है, वो किसके बराबर है, टी के। चलो मैं पहले ये भी लिख देता हूं कि v और u क्या क्या है। तो v हमारा क्या है, सी ई प्लस बी ए, और इसका ये तो सम ऑफ पैरेलल साइड है, और हाइट क्या है हमारा, ए ई। तो इसकी जगह आप लिख लेते हैं एच इज इक्वल टू हाफ वी प्लस यू इंटू ए ई के इससे बराबर है टी के। यहां तक आगे। अब इसके बाद की जर्नी हमें डायरेक्ट मेथड से भी पता है, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या नहीं होता, v। तो जब भी सेकंड इक्वेशन निकालते हैं तो v की वैल्यू रखते हैं, और थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं होता, t, तो वहां पे t की वैल्यू लेते हैं। तो हम तो v की वैल्यू रखेंगे, और v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिल ही गई थी। तो s इज इक्वल टू होगा हाफ, v की जगह मैं क्या रखूं, u प्लस ए टी, ये v का वैल्यू है, आगे क्या बचा, प्लस u इंटू टी। अब u प्लस यू कितना हो गया,
u प्लस यू, 2u प्लस 80 इंटू टी। अब इस t का मल्टीप्लाई भी अंदर करो, तो s इज इक्वल टू हाफ 2ut प्लस अब होगा 80 स्क्वायर, ठीक है। अब s इज इक्वल टू, अब इस हाफ की मल्टीप्लाई भी करो, तो ये हाफ बाहर आ गया, हाफ इंटू 2ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब इस 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल टू क्या आया, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है पॉइंट। अब थर्ड इक्वेशन करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही करना है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में भी तो डिस्प्लेसमेंट है, तो सेम प्रोसीजर चलेगा यहां तक, बस बाद में वैल्यू किसकी लेंगे, टी की, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन देखते हैं, इसमें भी वैसा ही करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट u है, और ये जो लास्ट में उसका वेलोसिटी हो गया, ये क्या है v, और यहां तक जितने टाइम में वो v वेलोसिटी अचीव करेगा, वो जो टाइम हमारा है वो क्या होगा, t। ये ओरिजिन हो गया, इधर वेलोसिटी ले रहे हैं मीटर पर सेकंड में, और इधर टाइम है सेकंड में। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। अब इसके अंडर ग्राफ क्या है हमारा, ये है, और ये हमारा एक्चुअली में है क्या, ट्रेपीजियम। तो मैं इसके लिखूं ए बी सी, और ये भी चलो बना ही लेते हैं, डी और ई। और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा v, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है u, ठीक है। अब फिर वही लिखेंगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देगा। अब एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये एरिया क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एक्चुअली में ट्रेपीजियम है ए बी सी, ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ई और ये पूरा जो एरिया है, ठीक है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ की जगह मैं क्या लिख दूं, क्या देता है मैं, डिस्प्लेसमेंट एस, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हुआ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो एस इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स में, एक वो साइड है हमारी सी ई, और एक ये साइड है बी ए, और हाइट हमारी क्या है ए ई, ठीक। इनकी सबकी वैल्यूज लिख लो, तो ये वैल्यू है v प्लस यू इंटू में t। तो s इज इक्वल टू हाफ, वैल्यू किसकी लेंगे, t की, और t की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन a। तो s इज इक्वल टू, इसमें देखो v प्लस यू, v माइनस यू, आइडेंटिटी यूज होगी, तो ये क्या होगा, हाँ ये हो गया हमारा हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई a। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, और मैं अब इसका क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ गया, और इज इक्वल टू 2as, एंड दैट इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हमारी तीन इक्वेशंस थी जो हमने डायरेक्ट मेथड से भी की, और उसके बाद ग्राफिकल मेथड से भी की। के बाद अब क्या बचता है, नेक्स्ट कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस, अब मान लो आप लोगों को अभी नहीं आता बेसिक इसका, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका बेसिक समझेंगे, जो बिल्कुल बेसिक है, धीरे धीरे चलता रहेगा, तो मैं और बेसिक जो भी रिक्वायर्ड होगा वो धीरे धीरे कराते रहेंगे। तो छोटा सा बेसिक लेंगे इसका, पहले देखते हैं कैसा होगा, और फिर हम कैलकुलस मेथड स्टार्ट करेंगे। तो पहले करेंगे कैलकुलस मेथड का बेसिक, ठीक है। तो बेसिक इसका मतलब क्या है, बेसिक से मतलब है कि कैलकुलस मेथड पहले ये समझे कि है क्या। तो मेथड होते हैं, देखो एक है इंटीग्रेशन और एक होगा डिफरेंशिएशन, दो वर्ड्स यूज होते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन का क्या होगा। तो जब हमें बहुत छोटी चीज के बारे में पता होता है, वैल्यू पता होती है किसी बहुत ही छोटी सी चीज की, और हमें पता करना होता है बड़ी चीज की वॉल्यूम या उसकी वैल्यू का पता करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। और काफी बड़ी वैल्यू पता हो और एक छोटी सी वैल्यू उसमें से निकालनी हो, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। सपोज इस पूरे रूम का वॉल्यूम मुझे पता है,
लेकिन मुझे वॉल्यूम पता करना है इस छोटे से इतने से वॉल्यूम का। ठीक है, इसका वॉल्यूम पता है लेकिन इसका वॉल्यूम पता करना है, तो मैं क्या करूं, डिफरेंशिएशन। बड़ी चीज का वॉल्यूम पता है, छोटा करना है, छोटे का वॉल्यूम पता करना है। और इतने से का वॉल्यूम पता हो और इससे मुझे पूरे स्पेस का वॉल्यूम पता करना हो तो क्या करूं, इंटीग्रेशन। तो यही मेथड है। अगर हम ये देखें कि इंटीग्रेशन क्या है, तो बस ये समझ लो कि एक ऐसा बहुत बड़ा एरिया हमने नाप रखा है कि देखो इतना एरिया है, इसमें मिस्त्री को ईंट बिछानी है फर्श पर। ठीक है, और हमें पता है उस पूरे एरिया का वैल्यू, उसके लेंथ ब्रेथ, और हमें एक छोटी सी ईंट है उसका जो टाइल है उसका पता है कि लेंथ ब्रेथ। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया बताओ इसमें कितने टाइल्स यूज होंगे, नंबर ऑफ टाइल्स यूज, तो आप किस मेथड का यूज करोगे, इंटीग्रेशन। कुछ वैसा सही है। ठीक है, कि बड़े का मान पता हो छोटे का निकालना हो तो डिफरेंशिएशन, छोटे का पता हो और बड़े का निकालना हो तो इंटीग्रेशन। अब करते कैसे हैं वो समझो। तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से होगा, क्वेश्चंस के माध्यम से ही समझते हैं कि हमें करना है। ये आ गया, इस साइन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू x। अब कैसे पढ़ेंगे इसको, देखो इंटीग्रेशन, ये क्या है, साइन किसका है, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन 3x² का, बस इतने का इंटीग्रेशन। डी के बाद अब जो लिखा होगा, डी का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू x, डी के बाद जो लिखा होगा उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। मींस वी आर डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ 3x² विद रेस्पेक्ट ऑफ x। ठीक है, अब और बताओ, अगर इस तरह कुछ पूछ लिया मैंने कि 5y z³ और dy, अब इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 5y z³ विद रिस्पेक्ट टू y। मीन्स हमको इंटीग्रेशन करना है इस पूरी टर्म का, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट। ठीक है, समझिए बात। अब एक छोटा सा, अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। अब जिसकी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है, केवल वे वाली टर्म्स जो उसके अंदर है, नंबर के अंदर केवल वे टर्म्स जो जिसकी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा, वे तो इस इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगी, बाकी को कांस्टेंट मानेंगे और वे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूं, मैं किसको बाहर करूं अब, तो डी के बाद एक्स लिखा है, एक्स वाली टर्म्स अंदर रहेंगी, बाकी कांस्टेंट होंगी, बाहर हो जाएंगी। तो इसमें बाहर क्या होगा, 3, और इंटीग्रेशन किसका होगा, केवल x² dx का होगा। वैसे ही इसमें करेंगे, इसमें बाहर क्या आएगा, 5 बाहर आएगा, और z का क्यूब भी बाहर आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, y की, और y वाला टर्म अंदर रहेगा। सी बात क्लियर है, ये इस तरीके से फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद फिर क्या करना है, जब इसका इंटीग्रेशन करना है ना, अब इसे x² का, तो क्या करेंगे, अब इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे, और जो भी पावर में होगा उसी को डिवाइड में लिख देंगे। क्लियर है, जो भी इसके पावर में होगा, फिर 1 जोड़ने के बाद जितना भी होगा वही इसके डिवाइड में लिख देंगे, हो गया इंटीग्रेशन। तो करना ये है कि अब 3 तो बाहर है ही, अब यहाँ पे लगाओ बड़ा ब्रैकेट, इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन हटा दो, क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x की पावर में कितना है, 2, अब इसमें एक और जोड़ दो, 3 हो गया, और डिवाइड में जो भी ऊपर हो गया वही डिवाइड में लिख दो, 2 + 1 यानी कि 3, हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होते ही ये वाली टर्म खत्म, इसने करा दिया इंटीग्रेशन, x के रेस्पेक्ट में हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन बस इसी का करना था। जैसे ही होगा आप बड़े ब्रैकेट में लिख दोगे इसको। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट टर्म से इन्हें बाहर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाली टर्म ही छोड़ देना अंदर। तो ये कितना आया हमारा, या फिर इसको ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे इंटीग्रेशन एक्स की रेस्पेक्ट में किया था ना, तो जिसकी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं उसका लोअर लिमिट नीचे होगा, उसका लोअर लिमिट यहाँ होगा, और अपर लिमिट यहाँ लिखेंगे। तो एक्स का लोअर लिमिट क्या है, हमें तो नहीं पता क्या है, तो एक्स के लोअर लिमिट को हम हमेशा क्या मानेंगे, जिसका नहीं पता होगा, x1, और x का अपर लिमिट को क्या मान लेंगे, x2। अब ये जो अंदर x लिखा है इसकी जगह पे आप पहले तो x2 लिखोगे, जहां जहां भी x है अंदर। ठीक है, और पूरी वैल्यूज लिखोगे वहां पे, फिर माइनस लगाओगे, और फिर इसके साथ इसके पास क्या लिखोगे, इसकी जगह पे x1। पहले जहां जहां x होगा उसकी जगह क्या रखोगे, x2। फिर पूरी टर्म उतारने के बाद माइनस लगा के फिर उसकी जगह क्या रखोगे, x की जगह माइनस में x1, और फिर ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 3। अब ये ऊपर क्या है, x की पावर 3 है, लेकिन मैं इसे x ना लिख के इसकी जगह क्या लिखूंगा, x2 की पावर 3।
डिवाइड में ये भी कितना है 3। अब फिर मैं माइनस लगाऊंगा यहाँ, इस बार मैं x की जगह क्या लिखूंगा x1, तो x1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 हो गया। बस ये इंटीग्रेशन था। अब इसको आप सोल्व करके सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो तो लिख लो। जैसे इसमें से 3 कॉमन आ रहा है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3, ये 3 कॉमन आ गया, 1/3 कॉमन आ गया, बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब इज द आंसर। इस तरीके से हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन भी वैसे ही करना है, तो बताओ अब 5z क्यूब, अब y का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, y का इंटीग्रेशन y की पावर में, अब ये ना अंदर क्या बचा y dy भी तो है, y बच गया और dy y की रिस्पेक्ट में, तो y का इंटीग्रेशन करोगे, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसकी पावर में कितना है 1, 1 में 1 ऐड करोगे कितना आया 2, डिवाइड में भी क्या लिखोगे 2। अब लिमिट क्या लोगे, y की रिस्पेक्ट में हो रहा है ना इंटीग्रेशन, लिमिट क्या रखोगे y1 से लेकर y2 तक, कुछ इस तरह लिखते हैं, लोअर लिमिट दैट इज अपर लिमिट। नेक्स्ट उसके बाद इस y की जगह पे अपर लिमिट रखोगे माइनस, फिर इसकी जगह पे लोअर लिमिट, तो ये होगा y2 स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 स्क्वायर बाई 2, और ये सारा कुछ साइड में चलता रहेगा, ये चलता रहेगा 5z क्यूब है ना, ये चलता रहेगा साइड में, तो कितना आ गया हमारा 5z क्यूब, और 2 भी बाहर आ गया, और यहाँ क्या बचा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, हो गया सॉल्यूशन। बस इतना करना है। क्लियर है, समझ आया। अब कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, सपोज कि कुछ इस तरह का है कि इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर और dv का इंटीग्रेशन करना है। v मतलब यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं जिसमें हमें लिमिट्स का पता है। तो अब क्या करना है मुझे, अच्छा यहाँ पे ना मैं एक और चीज लिख लेता हूँ a। चलो अब बताओ क्या करोगे, a कांस्टेंट है बाहर आ गया क्योंकि इंटीग्रेशन तो v के रिस्पेक्ट में करना है। अब अंदर क्या बचा v स्क्वायर dv, ठीक है। अब a बाहर है, अब v स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो पावर में एक बढ़ा दो, v की पावर 3 डिवाइड बाई 3। अब वेलोसिटी का लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होते हैं, वेलोसिटी कम से कम क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी, ज्यादा ज्यादा क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो वैसे ही इसका लोअर लिमिट क्या होगा u, और अपर लिमिट क्या होगा v, ये हमें पता है, जिसका पता है उसका करेंगे। टाइम का भी पता है, टाइम हमने हर एक ग्राफ में क्या लिया था 0 से लेकर t तक, टाइम का 0 to t होगा, ठीक है। अदरवाइज कई बार ऐसा है कि 0 नहीं है, वो कहाँ है t1 से t2 तक है, तो 2 सेकंड से काउंट करना शुरू किया हमने, जब 2 सेकंड बीत गए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि 2 सेकंड बाद ऑब्जर्वेशन किया टाइम स्टार्ट होने के, तो 2 से 8 सेकंड तक किया, तो लिमिट क्या हुआ 2 सेकंड से, तो कितना भी हो सकता है, ठीक है। ये u से v है, तो अब इसके बाद क्या करें a, अब इसकी जगह अपर लिमिट रखोगे तो कितना होगा v का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस u का क्यूब डिवाइड बाई 3, और हो गया इंटीग्रेशन। बस यही करना है। बात क्लियर है सबको, समझ आ गई। हाँ यहाँ 3 बार ले लो और सिंपल कर दो इसे a बाई 3, वो तो सिंप्लीफिकेशन है, v की पावर 3 माइनस u की पावर 3, ठीक है ओके क्लियर है। चलो अब